यूरोप में कहीं यूएन ने चुना होगा, और जून हमारे यहाँ बहुत खतरनाक होता है। उन दिनों आग बुझाते बुझाते हमारे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं, कोई पेड़ नहीं लगा पाते हैं, हरेला होता है हमारे यहाँ जब हम पेड़ लगाते हैं। तो अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और दोस्ती का एक तकाजा होता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित हो गया है तो फिर उसको पालने का रिचुअल चल जाता है। लेकिन आज 5 जून को एक बहुत अच्छा, एक तरीके से हमारा सौभाग्य है कि हम एक बिल्कुल भिन्न परिवेश में एक भिन्न तरीके से पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, सही अर्थों में, और गांव में और जंगल में। ये ठीक है कि वाइल्ड लाइफ भी यहाँ बची हुई है, अभी यहाँ तेंदुआ दिखाई देता है, पक्षी बहुत हैं यहाँ, तो मोनाल भी है, बगल में IVR है। तो इसलिए मैं अम्बरीश जी को और जब्बार जी को जो है बधाई देता हूँ ऐसा मौका हम लोगों को देने के लिए। असल में मैं 2-3 साल से अम्बरीश जी को धोखा दे रहा था, और किसी न किसी अपने दोस्त से निवेदन करता था कि वहाँ रामगढ़ जाइए और वहाँ संवाद में शामिल होइए। इस बार मैं धोखा नहीं दे पाया, और बल्कि मैं कल ही लौटा हूँ। मैं 45-46 दिन से इधर उधर घूमने में था, तो आज ये बातचीत करने का मौका आपको मिला। पहले मेरे मन में अलग किस्म की ऑडियंस थी, मुझे कैंप की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि हमारे युवा साथी आ रहे हैं। अब जो है मेरी ऑडियंस जो है, ये हमारे जितने समकालीन बुजुर्ग यहाँ पर हैं उनके मुकाबले जो युवा लोग हैं वो मेरे एक तरीके से संबोधन के मुख्य श्रोता एक तरीके से मैं उनको मानता हूँ। अब मुझे पर्यावरण दिवस जैसा नहीं बोलना था, मुझे एक तरीके से हिमालय की हालात, मैंने उसका शीर्षक भी भेजा था, हालात हिमालय। क्योंकि हम लोगों की शुरू से एक विडंबना रही है कि हम चीज़ों को समग्रता में नहीं देखते, उसका एक स्लाइस देखते हैं। तो हिमालय को भी यह है कि हम अपने हिस्से का हिमालय देखते हैं, जैसे कभी कभी हम अपने हिस्से का पेड़ देखते हैं वगैरह, या अपने हिस्से का समाज देखते हैं, और फिर उसमें संकुचित होते होते बहुत नीचे उतर आते हैं। तो हिमालय की चर्चा करने का एक तरीके से मौका है। मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं वो सबके लिए संबोधित उसको बना सकूँ। मैंने 5-6 खंडों में इसको बांटा है ताकि जरा जरा सब आए कि एक आइडिया पूरे हिमालय का बने। वैसे तो बचपन में मैंने भी पढ़ा था, उसमें इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश जब ये आता था तो मेरे को कक्षा 3-4 से ही एक कन्फ्यूजन बना रहता था कि एकदम हिमालय के बाद चीन जापान कैसे आ जाता है, क्योंकि हमारे उस कवि ने तिब्बत को छोड़ दिया था, और बाद में हमारी सरकारों ने भी तिब्बत को छोड़ दिया था, और जिस चीन से हमारी कोई सीमा नहीं लगती थी उस चीन के साथ हमारी मतलब सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर हम झेल रहे हैं, और एक युद्ध हम झेल चुके हैं, और आज भी बहुत सारे इलाके जिसको कहेंगे कि झल्लाते हुए तनाव में दिखाई देते हैं, चाहे अरुणाचल हो और चाहे लद्दाख का इलाका हो। तो उस हिमालय का मेरे को सबसे पहला परिचय एक तरीके से कालिदास से हुआ, और जब उसने अस्तुस्तरश्याम दिशि देवतात्मा जैसी कविता लिखी, और उसमें अनेक बार ये गलतफहमी होती थी कि जैसे कालिदास को उस जमाने की जियोलॉजी का भान रहा हो, क्योंकि कालिदास ने अपनी कविता में पहली बार 2 समंदरों को जोड़ने वाला कहा है, हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा। तो उससे लगता है कि हिमालय को उस जमाने से हमारी जो मनीषा है, हमारे जो पुरखे इस तरीके के संवेदनशील और व्यापक भारतीय सब कॉन्टिनेंट को देखते थे, उस जमाने से ये सिलसिला शुरू हो गया था। और वो सिलसिला बिल्कुल यहाँ हमारे जिन्होंने इसको संतरी कहा, हमारे जो मशहूर शायर रहे इकबाल, और उनकी तो एक मशहूर गीत ही है इस पर, और उसमें उन्होंने इसको संतरी ही नहीं कहा बल्कि इसको एक और बहुत खूबसूरत शब्द उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया है, फसीले किस्वरे हिंदुस्तान, यानी कि एक देश, एक इलाका, एक सब कॉन्टिनेंट उसकी दीवार की तरह, किला नहीं चारों ओर की तरह, क्योंकि दूसरी तरफ हमें प्रकृति ने समंदर दिया है, उस तरीके से उसका वर्णन किया है। और भारत की अलग अलग भाषाओं के कवियों ने जो काव्य रचने वाले लोग थे, उनसे हिमालय कभी बचा नहीं, हर एक ने लगभग हिमालय पर जो है कविताएं उस जमाने में लिखी। तो इसको मानदंड कहा गया, इसको देवतात्मा कहा गया, इसको संतरी कहा गया। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा रोचक ये है कि हिमालय बना कैसे। 6 करोड़ साल में बन सकी रचना है, और लंबी कहानी है कि अफ्रीका के बगल से जो है गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट होते 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 यहाँ पहुंचा, और जहाँ पर एक टेथिस समंदर था वहाँ तक खिसकता हुआ ये आ गया, और अरावली धक्का मार रहा था, और पीछे इतना बड़ा एशियन प्लेट थी, पूरा एशियन कॉन्टिनेंट था।
उसको खिसकाना बड़ा मुश्किल था इस छोटे से गोंडवाना लैंड के लिए। और जब उसने दबाव मारा तो समंदर उथला होता गया और पूरा छलक करके बाहर निकल गया और वहाँ पर उठते उठते हिमालय ऊपर आ गया। लगभग इस तरीके का दृश्य रहा कि इधर से जो है अरावली हिट कर रही है, इंडियन जो मास है यानी कि गोंडवाना लैंड है, और इधर तैथी सागर है, और ये धक्का मारते मारते एशियन प्लेट तक जाता है और इस तरीके से हिमालय उठता चला जाता है और आज भी उठ रहा है। हर साल लगभग ये माना जाता है कि 6 से 9 सेंटीमीटर तक जो है हिमालय की ऊंचाई जो है ऊपर को बढ़ती है। इसीलिए एवरेस्ट की जब ये शताब्दी हुई अन्वेषण की तो उस समय उसकी ऊंचाई को फिर दोबारा परिभाषित किया गया है, बल्कि उसको ज़्यादातर लोग अब 29 के बदले 35 या उससे ज़्यादा फीट उसको मानने लगे हैं। हालांकि सभी पर्वतों के बारे में उसको अभी लागू नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हिमालय की रचना हुई तकरीबन 5 करोड़ साल पहले, और ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है, कॉन्टिनेंट्स के बहने चले जाने, खिसकते चले जाने से ये जुड़ा। तो शुरू से ही हिमालय की पूरी रचना जो है भ्रंशों से और दरारों से भरी हुई है, जिसको हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। दरअसल वो हिमालय को अपने को सेटल करने की कोशिश है। हमारे लिए वो आपदा हो जाती है, हमारे लिए वो एक तरीके से बहुत बड़ा एक दुष्चक्र हो जाता है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के अपने शून्यों को, अपने भीतर के जो जिसको कहेंगे कि खाली जगहों को भरने का एक तरीके से प्रयास है। और हिमालय अभी भी बन रहा है, बहुत ही यंगेस्ट माउंटेन। कभी कभी हम बच्चों के बीच बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये महान है, ऊंचा है, सब कुछ है, लेकिन अभी ये छोकरा पहाड़ है, अभी ये बन ही रहा है आदि आदि, क्योंकि दुनिया के सब पहाड़ों में ये सबसे यंगेस्ट एक तरीके से माना जाता है। हमारे मन में ये कल्पना रखी गई है कि हिमालय एक दीवार की तरह है। दरअसल दीवार तो वो मानसून के लिए है, आदमियों को तो वो पहले से अलाउ करता रहा है कि वो जाएं दर्रे पार करके। इसीलिए पिछले 3-4 हज़ार साल से जो है भारत तिब्बत व्यापार चल रहा है, मध्य एशिया का व्यापार चल रहा है। सिल्क रोड तक जो है हमारा सामान एक ज़माने से जाया करता था, यानी कि ईसा पूर्व की सदियों से भी वो एक तरीके से जाया करता था। तो ये जो हिमालय है, इसमें पहाड़ हैं, इसमें गल हैं यानी कि ग्लेशियर हैं, इसमें नदियां हैं, इसमें बुग्याल हैं, इसमें जंगल हैं, इसमें घाटियां हैं, इसमें पाद प्रदेश हैं। और फिर ये हिमालय जो है फुट हिल्स तक जाता है, जिसको भाबर और दून और तराई हम कहते हैं। फिर तराई के बाद इंडो-गंजेटिक प्लेन आ जाता है और एक तरीके से समंदरों तक ये हिमालय का रिश्ता जो है एक तरीके से जुड़ जाता है। अब जब हम अपने हिस्से के हिमालय को देखते हैं तो एक खतरा इसमें यह हो जाता है कि हम उसको व्यापकता में नहीं समझते हैं और सरकारी और पॉलिसी के लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय होने में फिर एक तरीके से गड़बड़ी हो जाती है। अभी तक हम ये परिभाषित नहीं कर पाए हैं कि मध्य हिमालय किसको कहें, पश्चिमी हिमालय किसको कहें और पूर्वोत्तर हिमालय किसको कहें, क्योंकि उत्तराखंड के लिए भी बार बार कभी इसको पश्चिमी हिमालय कह दिया जाता है, कभी इसको मध्य हिमालय कह दिया जाता है। मध्य हिमालय अगर है तो नेपाल के साथ है, पश्चिमी हिमालय ये नहीं हो सकता है। तो अभी भी जो ज्योग्राफर्स और जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भविद हैं, वो अभी तक भी एक स्पष्ट जिसको कहेंगे कि निर्णय हमें नहीं दे सके हैं कि किसको वो मध्य हिमालय कहें और किसको वो पश्चिम हिमालय कहें। अभी भी ये भ्रम बना हुआ है, जबकि सर्वे ऑफ इंडिया के लगभग 200 साल पूरे हो चुके हैं, 250 होने जा रहे हैं। इस हिमालय में तकरीबन 8 देश हैं जिनकी आप चर्चा सुनते रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा, फिर हमारा हिंदुस्तान जिसके बहुत सारे 11 प्रांत 12 प्रांत तो लगभग हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेपाल पूरा का पूरा एक हिमालयी राष्ट्र है, उसके बगल में भूटान पूरा का पूरा हिमालयी राष्ट्र है, और म्यांमार का बड़ा उत्तरी हिस्सा जो है वो हिमालय का हिस्सा माना जाता है। अगर भारत में चले जाएँ तो जो 12 प्रांतों में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद हमारा हिमाचल है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है, फिर नेपाल के एकदम पल्ली तरफ पूर्व की तरफ जो है सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल आता है, अरुणाचल के बाद नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर त्रिपुरा आता है, फिर मेघालय आता है, फिर 1-2 प्रांत और आते हैं। 2 प्रांत इस तरीके के हैं जिनकी एक एक छोटी छोटी पूंछ जो है हिमालय में घुसी हुई है, जैसे पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग वाला कालिम्पोंग वाला इलाका जो है वो हिमालय में घुसा हुआ है। इसी तरीके से आसाम के कुछ जिले हिमालय में एक तरीके से घुसे हुए हैं। लेकिन इन सब के पीछे जिसको हम टार कहते हैं, जिसको हम तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन कहते हैं, वो पूरा का पूरा तिब्बत का इलाका है, जो अभी चीन नामक देश का एक बहुत बड़ा ऑटोनोमस प्रांत माना गया है, जो ज़बरदस्त तरीके से अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी पहनावे, अपने खान पान, अपने बुद्धिज्म के लिए लड़ रहा है। बल्कि सच बात तो ये है कि जो लोग दलाई लामा के साथ बाहर आ गए हैं उनकी लड़ाई उतनी कठिन नहीं है, जो लोग वहाँ रह के लड़ रहे हैं। अभी 166 लोग, मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले तक 166 लोगों ने अपने आत्मदाह करके एक सत्याग्रह की एक अनोखी किस्म की मिसाल जो है वहाँ कायम की है, अपना प्रतिरोध दर्ज किया है चीन की नीतियाँ जो वहाँ हैं उनके खिलाफ। तो वो तिब्बत भी जो है
हिमालयन सिस्टम का पार्ट है, बहुत सारे लोग उसको नहीं लेते हैं। तो इस हिमालय में आज अगर हम भारतीय हिमालय में जरा देर के लिए आएँ तो हमारे युवाओं के लिए वो परिचय देना अच्छा रहेगा। तो भारतीय हिमालय तकरीबन ये माना जाता है कि 5,33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है भारतीय हिमालय, जिसमें मैंने बताया आपको करीबन 12 प्रांत हैं, 2 प्रांत आंशिक रूप से हैं। 109 जिले पूरे हिमालय के बनते हैं, भारतीय हिमालय के 12 प्रांतों के। उसके अलावा इस पूरे भारतीय हिमालय में जो 1901 में तकरीबन 80 लाख लोग रहते थे, तो आज़ादी के बाद जब 51 की जनगणना हुई तो 1,20,00,000 हो गए। और जब 2011 की जनगणना आई तो मैं अपने भारतीय प्रांतों की, हिमालयी प्रांतों की कैलकुलेट कर रहा था जनसंख्या, तो तकरीबन 4,70,00,000, अभी समझिए कि 5 करोड़ प्लस वो पॉपुलेशन 2017 में हो चुकी होगी। तो ये यहाँ का एक तरीके से रूप है। अगर जनसंख्या देखें तो भारतीय जनसंख्या का मात्र 0.15% जो है हिमालय में है। अगर भारतीय क्षेत्रफल देखें तो भारतीय क्षेत्रफल का लगभग 16% भारतीय हिमालय में है। ये भारतीय हिमालय में मैंने यूं ही विषयांतर किया, लेकिन फिर हम एक जनरल पूरे हिमालय की तरफ जाने लगते हैं। अब ये जो भूगोल और भूगर्भ है ये बहुत यूनिक है पूरे हिमालय का, और पूरे हिमालय में जो दरारें हैं वो आर पार जाती हैं। अगर आप कभी डॉक्टर वाडिया की, डॉक्टर वल्दिया की या गेंसिर की किताबें पढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे हमारे युवाओं में से, तो उससे आपको पूरा जियोलॉजी का मिजाज पता चलेगा और उसका किस तरीके का रिश्ता आपदा से है, किस तरीके का रिश्ता भूकंप से है, किस तरीके का रिश्ता लैंडस्लाइड से है और किस तरीके का रिश्ता ग्लेशियल लेक्स के बर्स्ट होने से है। उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसके भूगोल और भूगर्भ ने इसके भूगोल को निर्धारित किया है, और इसके भूगोल ने फिर वनस्पतियों के मिजाज को, एक जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, उसको स्थलाकृति को, इन सबको एक तरीके से निर्धारित किया है। वो एक पूरे हिमालय के आर पार एक जैसा है। भूगोल ने और भूगर्भ ने ये परहेज नहीं किया है कि इधर नेपाल है, उधर भूटान है, इधर हिंदुस्तान है या उधर म्यांमार है। उसने ये तो हमारा बंटवारा है, जो देशों का बंटवारा और प्रांतों का बंटवारा है वो तो हमारा है। जब हम 2000, 3000, 4 साल पहले की बात करते हैं कि ये एक फ्री बॉर्डर था, जहाँ उस जमाने के जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े मुक्त भाव से आर से पार जाते थे, लड़ाइयाँ होती थी, मारकाट मस्ती थी, और जो बचता था वो सब तरफ जाता था। जो राष्ट्रों का इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है जो आज हमने बना दिया है वो कभी भी तब मौजूद नहीं था। तो इसी क्रम में भूगोल और भूगर्भ के बाद यहाँ का इतिहास, यहाँ का समाज, यहाँ की धर्म संस्कृति वगैरह आती है। आज पूरे हिमालय में तकरीबन 7 करोड़ लोग की जनसंख्या बसती है, लेकिन हिमालयी संसाधनों से रिश्तेदारी रखते हुए जो बकाया समाज बसता है वो तकरीबन 50 करोड़ 55 करोड़ के बीच है। पूरा उत्तरी भारत, इंडो गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जिसमें तकरीबन 55 करोड़ की जनसंख्या अभी आ गई होगी, जो दुनिया का सबसे घना बसा हुआ, चीन के कुछ इलाकों को छोड़ने के बाद वही सबसे दुनिया का घना बसा हुआ आबाद इलाका है उत्तरी भारत। उसका रिश्ता हिमालय से सीधा का सीधा आता है, नदियों के जरिए, समाजों के जरिए, संसाधनों के जरिए आदि आदि। अब अगर कभी पुरानी हिस्ट्री में आप जाएंगे, एथनिक हिस्ट्री में, तो दुनिया के जैसे एक पुरानी थ्योरी हुआ करती थी, यू काला है, जो गोरा है, जो घुंघराले बाल वाला है, रंगीन बाल वाला है, उनकी एंसेस्ट्री अलग अलग तरीके से जोड़ी गई। अब स्पीच एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और वैज्ञानिकों ने, और जब से डीएनए का हमारा विज्ञान सामने आया, क्रोमोसोम्स की जानकारियां हमारे सामने आई, अब आप एंसेस्ट्री और पूरी परंपरा को आप ढूंढ सकते हैं। अब एक थ्योरी मान ली गई है कि वन एंसेस्ट्री वाली थ्योरी पूरी दुनिया में मानी गई कि अफ्रीका से मूल पुरुष आया होगा, और जहाँ जहाँ गया वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ की ऊंचाई, वहाँ के अक्षांश देशांतर के अनुसार फिर उसके रंग रूप वगैरह वगैरह बदले, और फिर बाद में जो अलग अलग समाजों के इंटरेक्शन हुए उससे फिर अगली पीढ़ियाँ बनती और बिगड़ती एक तरीके से चली गई करके वो ये मानते हैं। और जो 3 बड़े एथनिक ग्रुप माने जाते हैं, सबसे पुराने नेग्रोइड्स, उसके बाद के मंगलोइड्स, और उसके बाद के नॉर्डिक्स, या जिनको हम कभी कभी खसाइट्स या प्री ऋग्वैदिक आर्यंस वगैरह भी कहते हैं। आर्यंस कहने में कन्फ्यूजन हो जाता है और उसका खास तरीके का एप्लीकेशन हो जाता है, लेकिन जिनको हस कहते हैं, कसाइट कहते हैं, एक बहुत बड़ी एक तरीके से एक कम्युनिटी थी उस ज़माने की। ये तीनों का हम एक ज़बरदस्त विलय जो है पूरे हिमालय में देखते हैं। और बाद में फिर भारतीय उपमहाद्वीप के समाजों का जब ऊपर को आगमन हुआ, उनकी मिक्सिंग इसमें हुई। तो पूरे हिमालय में अगर आप जाएंगे और चेहरे देखेंगे, उसका कभी आप कोई एंथ्रोपोलॉजिकल कोलाज बनाएंगे, तो आपको ये लगेगा कि दुनिया के हर तरीके का चेहरा आपको हिमालय में मिलेगा। तो इस तरीके से बॉर्डर इलाका होने के कारण हिमालय की जो केंद्रीयता इससे समझ में आती है, क्योंकि जब हम एक भारतीय की हैसियत से हिमालय को देखते हैं तो इसको उत्तर में पाते हैं।
लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि अगर हम एक मंगोलिया वासी की हैसियत से हिमालय को देखेंगे, तिब्बत वासी की हैसियत से हिमालय को देखेंगे, तो हिमालय आपके दक्षिण में होगा। तो अगर एशियन पर्सपेक्टिव में आप हिमालय को देखेंगे, एशियाई संदर्भ में हिमालय को देखेंगे, तो ये केंद्र में है, ये हृदय प्रदेश एक तरीके से है, जिसमें फिर बहुत सारे हमारे तीर्थ हैं, बहुत सारे हमारे स्थान हैं, बहुत सारे हमारी पुरानी राजधानियां हैं, बहुत सारी हमारी जातियां, जनजातियां वगैरह हैं। कैलाश मानसरोवर जैसा इलाका भी इसमें है, पोटाला जैसा इलाका भी इसमें है तिब्बत का। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के स्थल, हमारे कश्मीर तक के स्थल इसमें मौजूद है। इसीलिए आज हिमालय ही एक अकेला ऐसा पर्वत है जिसमें आपको सबसे पुराने बोलपा धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, उसके बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, जैन धर्म को मानने वाले लोग, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, पारसी धर्म को मानने वाले लोग, और बहुत सारे लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, हर धर्म को की धता बताते हुए आज भी प्रकृति पूजक बने हुए हैं, वो इस हिमालय में आज भी मौजूद हैं। और खुद हमारे भारतीय हिमालय में आज भी ऐसे कुछ लोग मुट्ठी भर बचे हुए हैं जो धर्मों के जंजाल से अपने को बचाए हुए हैं, और आज भी वो प्रकृति को और प्रकृति के अलग अलग घटकों को अपना देवता मानते हैं, उनको पूजते हैं। और अरुणाचल उनमें से आज भी एक है, और नागालैंड भी आज उनमें से एक है। उसी क्रम में उनके तीर्थ स्थान वगैरह डेवलप हुए, और बाद में जब भारत तिब्बत व्यापार हुआ, जिसके बाद तीर्थ यात्रा विकसित हुई होगी करके हमारी धारणा है, तो भारत तिब्बत व्यापार ने पूरे इंडो गंजेटिक प्लेन्स के समाजों को हिमालय से होते हुए तिब्बत तक जोड़ दिया। और फिर ये व्यापार जो चीन से यूरोप के लिए होता था, सिल्क रूट वाला व्यापार, उससे भी एक तरीके से जुड़ता चला गया। तो इस तरीके से एक लंबी परंपरा इस व्यापार की और इन एथनिक मूवमेंट्स की, और जो पहले हम कहते हैं कि पेस्टोरल समाज रहा होगा, पशुचारक समाज रहा होगा, कहीं कहीं खेतिहर समाज बन गया होगा, और कहीं कहीं बाद में वो कुटीर उद्योगी समाज बन गया होगा, और बाद में हिमालय के समाज व्यापारी समाज भी बने। तो जो अलग अलग आर्थिक एक जिसको कहेंगे कि चरण हैं, और कभी कभी कंबाइंड आर्थिक चरणों से गुजरते हुए हिमालय समाज गया। और जिस चरण में अभी हम आए हैं, जिसको हम नौकरी पेशा समाज हम बन गए हिमालय के लोग, तो ये बिल्कुल कॉलोनियल पीरियड में औपनिवेशिक सत्ता के ब्रिटिश शासन के 1815 के बाद यहाँ आने के बाद एक तरीके से शुरू होता है। तो इस तरीके से अलग अलग एथनिक ग्रुप का, अलग अलग समाज संस्कृतियों का, अलग अलग माइक्रो कल्चर्स का, सोसाइटीज का, भाषाओं का, बोलियों का, गीतों का, लोक देवताओं का, खान पान पहनावे का एक जबरदस्त समन्वय पूरे हिमालय में हुआ, और यही हिमालय को यूनिक बनाता है। इसके मुकाबले आप आल्प्स को देखेंगे, एंडीज को देखेंगे, रॉकीज को देखेंगे, तो ये विविधता आपको वहाँ एक तरीके से नहीं मिलेगी, जो मैं कहना चाहता हूँ। इस इतिहास और इसके बाद जरा सी एक पक्ष और आता है कि हिमालय में जो एथनिक ग्रुपों का विलय हुआ, उसके बाद किस तरीके से डायनेस्टिक हिस्ट्री शुरू हुई, वो बहुत रोचक है। हिमालय के अलग अलग हिस्सों में जो एथनिक ग्रुप सबसे प्रभावशाली थे, सबसे डोमिनेंट थे, उन्होंने अपने अपने वंशों की शुरुआत की। इसलिए हम देखेंगे कि जिनको आज अपने हम जाति स्कीम में नीचे मानते हैं, वो एक जमाने में बहुत सारे हिमालय के हिस्सों में राजा थे। जिनको हम आज दलित कहते हैं, वो कुछ इलाकों में राजा थे। जिनको आप हम कसाईत कहते हैं, खस कहते हैं, वो बहुत सारे इलाकों में बहुत प्रभावशाली राजा थे, शासक थे, जनरल्स। और बाद में फिर वो हमारे फोकलोर को, हमारे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को बचाने वाले भी बने। तो इस तरीके से डायनेस्टिक हिस्ट्री शुरू हुई ईसा की 3री-4थी शताब्दी में, यानी कि बुद्ध के बाद का जमाना, अशोक का जमाना जब चल रहा था, तो हिमालय में छोटी छोटी डायनेस्टी दिखाई देती हैं। क्योंकि हिमालय का भूगोल एक बड़े साम्राज्य की उतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है जितनी कि वो मैदान में दे सकता है, या किसी ऐसे इलाके में दे सकता है जिसका एक जैसा भूगोल हो। हिमालय का भूगोल उसमें आड़े आ जाता था, और उस जमाने में वन्यता, वाइल्डरनेस बहुत ज़्यादा रही होगी, जंगल बहुत ज़्यादा रहे होंगे, बर्फ़ भी, ऐसा हिस्ट्री हमें बताती है, जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो ज़्यादा रही होगी। इसलिए ये डायनेस्टिक हिस्ट्री बहुत सारे बिखरे हुए उसमें आई। शताब्दी निकल गई, और बुद्ध के ज़माने के बाद अशोक का ज़माना आ गया, फिर गुप्त साम्राज्य आ गया। तो उसमें हम देखते हैं कि कभी कभी हिमालय के राज्य अखिल भारतीय साम्राज्यों के साथ मिल जाते थे। हिमालय के कुछ हिस्से कभी कभी तिब्बती साम्राज्य के अंतर्गत भी आते थे, खास तरीके से 7वीं शताब्दी में जब संगस्टन जो है लासा के फाउंडर बने, और पहली बुद्धिस्ट डायनेस्टी के, उनकी एक पत्नी चीन की, एक पत्नी नेपाल की थी, और किस तरीके से उन्होंने इन दो बड़े पुराने महान देशों के सांस्कृतिक समन्वय की कोशिश की, और जो एक पॉलिटिकल समन्वय के रूप में भी वहाँ आई, और बुद्धिज्म का विधिवत इंट्रोडक्शन हुआ। उससे पहले बोनपा रिलीजन वहाँ था। तो ये भी हम एक तरीके से हिमालय में होता हुआ देखते हैं। लेकिन इन डायनेस्टीज में सबसे रोचक बात हमें जो विधिवत प्रामाणिकता के साथ मिलती है, जब 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग का आगमन हमारे
उत्तराखंड में या हिमालय में या हिमालय के पाद प्रदेश में होता है। और वो साफ साफ बताता है कि हिमालय में छोटी छोटी बहुत डायनेस्टीज हैं। उत्तराखंड में तकरीबन 6-7 छोटी छोटी प्रिंसिपल बड़ी राजशाहियों की वो चर्चा करता है, जिनमें से एक राजशाही की मुखिया एक महिला थी, वो भी उसका एक तरीके से जिक्र करता है। सोवर्ण देश करके उसका नाम है, उसकी एक महिला उसकी शासिका थी, उसका जिक्र करता है। और बाद में फिर वो यहाँ से नीचे अहिछत्र को चले जाता है, जो आज का रोहिलखंड है, आज की बरेली है, और फिर वहाँ से फिर वो नालंदा वगैरह जाता है। और उससे पहले वो दूसरे विश्वविद्यालयों से होकर आता है। 27 साल बाद वो चीन लौटता है। हम लोगों को पाठ्यक्रमों में बहुत कम पढ़ाया जाता था, लेकिन हाल में चीन की एक लड़की ने एक बहुत ही प्रभावशाली किताब लिखी है, 10,000 माइल्स विदाउट ए क्लाउड, और हर बच्चे को पढ़नी चाहिए और हमें उपलब्ध करानी चाहिए। उसने ह्वेनसांग के उन रास्तों में कहीं पैदल, कहीं गाड़ी में, कहीं ट्रेन में और कहीं कल्पना में जाने की कोशिश की, जो उसने चीन से भारत तक और भारत से लौट के वहाँ तक किया। और उसके आधार पर उसने किताब लिखी जिसमें भारत और चीन के इतिहासों को, उनके अंतर्विरोधों को, उनके आज के रिश्तों का बड़ा मजेदार तरीके से और बड़े सरल भाषा में वर्णन किया है, 10,000 माइल्स विदाउट ए क्लाउड। तो उससे हमें पता चलता है कि ह्वेनसांग का जीवन पूरा क्या था, क्योंकि हमारे कोर्स में हमें नहीं बताया गया था। ह्वेनसांग जब भारत आ रहा था तो चीन के राजा ने उनको मनाही की थी कि भारत मत जाओ, लेकिन वो अपनी जिद का पक्का था, वो यहाँ आया, इतने साल तक रहने के बाद गया। लेकिन जाने के बाद ये भय था कि चीन का राजा उसको मरवा देगा, क्योंकि फ्यूडलिज्म में सामान्य बात थी कि जो भी आपके प्रतिपक्ष में जाएगा सत्ता के, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा होने लगा है तो फ्यूडलिज्म में वो कितना सरल और संभव और जरूरी होता होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जब ह्वेनसांग वापस लौटा तो वहाँ के राजा ने उनको मंत्री का पद दिया और कहा कि भारत से जो सीख के लाए हो, जो विद्या लाए हो, जो अनुभव लाए हो, उसको अपने देश में अब लागू करके दिखाओ। और उन्होंने फिर वो किया। तो ये हमें उसी किताब से पता चला, वो किसी और किताब से नहीं पता चला। फिलहाल ये 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि कश्मीर, जिसमें आज का पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा भी शामिल है, क्योंकि हम आज के पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अनुसार हिमालय को नहीं देख रहे हैं अभी। और उसके बाद कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, जिसको पंजाब हिल स्टेट कहा गया था उस जमाने में, ब्रिटिश पीरियड में, फिर उत्तराखंड, नेपाल, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। इन सब में छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज थी और वो विविधता बनी हुई थी। अपने अपने छोटे छोटे फ्यूडल सिस्टम थे। मैं उसके लिए एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हिमालयन फ्यूडलिज्म उसको कहता हूँ, जो एक भारत के मैदानी क्षेत्र में और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो फ्यूडलिज्म था, उसके मुकाबले किस अर्थ में ये भिन्न था, उसकी हमने चर्चा की है कुछ जगहों पर। अभी उसका मौका नहीं है, लेकिन ये हिमालयन फ्यूडलिज्म के अंतर्गत ये बहुत सारी डायनेस्टी यहाँ फूली फली। उत्तराखंड में उसमें कथुरी डायनेस्टी फैली, जिसका पहले जोशीमठ में राजधानी थी, फिर कौसानी के आगे कथ्यूर में उसने अपनी राजधानी बनाई। अगले 3-4 सदियों तक वो चली। 11वीं सदी में नेपाल की तरफ से एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। वहाँ के जो फ्यूडल शासक थे वो बड़े पावरफुल और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने कम महत्वाकांक्षी लोगों की तरफ हमला किया और जीत गए। ये वही समय था जिस समय गजनवी और गोरी इस्लाम का नाम लेके भारत पर हमला कर रहे थे, और एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में चली हुई थी, और जिसने आज के भारत को भी बड़ी सीमा तक सेप दिया। और हमारे बहुत सारे पूर्वाग्रह एक तरीके से 10वीं 11वीं शताब्दी तक या 8वीं 9वीं शताब्दी तक, इस्लाम के आने के बाद भारत में पॉलिटिकल इस्लाम जब आता है उस तक चली जाती है। हम लोगों को कभी सूफी इस्लाम के बारे में नहीं बताया जाता, हम लोगों को कभी भी वो साझा विरासत के बारे में नहीं बताया जाता है। हम लोगों को हर बार जो है गजनवी और गोरी या तैमूर लंग या उसकी चर्चा करके एक तरीके से बहकाया जाता है। और क्रिटिकली इतिहास को देखने की, इतिहास की शक्तियों को, इतिहास की जिसको कहेंगे कि क्षमता को डैमेज करने की या क्रिएट करने की, उसको समझने का मौका एक तरीके से नहीं दिया। हिमालय के संदर्भ में ये सवाल लोहिया ने एक तरीके से उठाया। मैं शुरू में असली में आज के इस गपशप को 3 उन लोगों को समर्पित करना चाहता था जो हिमालय के बड़े हितैषी रहे हैं, जिनमें से पहले का नाम अनुपम मिश्र है और दूसरे का नाम एक बहुत बड़े फोकलोरिस्ट थे यहाँ, उनके बेटे खुद फोकलोरिस्ट थे, चंदन दिखागाड़ी, जिनकी हाल में मृत्यु हुई। और तीसरे जिस व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता था वो राजेश्वर रावत हैं, जिनकी 90 वर्ष की उम्र में फ्रांस में मृत्यु हुई। और आप क्योंकि बहुत सारे समाजवादी रुझान के लोग हैं और एक वो स्वाभाविक रुझान भी है, अगर आप इस उम्र में समाजवादी साम्यवादी नहीं हुए तो फिर आप मनुष्य क्या हुए। तो ये जो राजेश्वर रावत हैं ये दुर्गा सिंह रावत के बेटे थे, जो खुद पंडित नयन सिंह रावत के भाई किशन सिंह रावत, जो बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने पूरे मध्य एशिया का बहुत बड़ा सर्वे किया, जिनको CI का पद मिला उस जमाने में, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का तमगा मिला, पेट्रल्स मेडल मिला, राय बहादुरी भी मिली, जमीन भी ग्रांट में मिली, उनके ये नाती थे। लेकिन ये नाती के बेटे और एक्सप्लोरर के बेटे और नाती के पिता जो थे दुर्गा सिंह रावत, उनका एक बड़ा रिश्ता हमारे समाजवादी आंदोलन से है, क्योंकि उस जमाने में 35, 36 या जब भी कांग्रेस समाजवादी दल बना
वो कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी दल में भी काम करने लगे थे। और सन 37 की बात है, 1937 की बात है, जब झलतोला में जहाँ कुथलिया बौर रहते थे, एक ऐसी जनजात रहती थी जिसको बकाया जो हमारे कास्ट हायरार्की में जो ऊपर थे वो उनको नीचे मानते थे। उनके हुनरों के कारण, उनके पत्थर का काम करने के कारण, रेसे का काम, मुस्टा बनाने का काम, रिंगाल, ये बम्बू के बास्केट्स और वो बनाते थे, उसके कारण उनको कमतर जाति मानते थे। तो वहाँ जाति तोड़ो अभियान के अंतर्गत और जनेऊ पहनाने का अभियान के अंतर्गत डॉक्टर लोहिया को दुर्गा सिंह रावत वहाँ ले गए थे। वो एक ऐतिहासिक घटना हमारे यहाँ की है। एक पूरे समाज को उन्होंने उस दिन उसकी पुरानी पहचान को एक तरीके से डिजॉल्व करके बकाया लोगों के मन में भी उनके प्रति एक तरीके का जो भाव है, आज वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बिल्कुल उस पंख से बाहर आ गई है जिस पंख में हमारे स्थानीय समाजों ने उनको सदियों तक रहने के लिए विवश किया था। इसलिए राजेश्वर रावत की याद के बहाने दुर्गा सिंह रावत जो लोहिया के चाहते रहे और लोहिया जी को लेके वहाँ सन 37 में गए थे, उनको भी मैं याद करना चाह रहा था। खैर, अब इस हिमालय में ये प्रक्रिया चल रही है और उसी दौर में 10वीं 11वीं शताब्दी में नेपाल की तरफ से हमला उत्तराखंड में होता है और उस तरफ सिक्किम की तरफ भी होता है। और ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है राष्ट्र राज्यों का जो आज हिमालय में है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दो मध्यकालीन जो फ्यूडल सिस्टम्स हैं वो उत्तराखंड में पैदा होते हैं। कुमाऊं में चंद राजा आते हैं, गढ़वाल में परमार राजा आते हैं। हिमालय में छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज आती हैं। नेपाल में 22 प्रिंसिपलिटीज इस तरफ को हैं, 24 प्रिंसिपलिटीज पूरब की तरफ को हैं और 22 प्रिंसिपलिटीज पश्चिम की तरफ को हैं। और ये सिलसिला 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी तक चलता रहा। ये बहुत सारे लोग जो थे वो सल्तनत काल के दिल्ली के शासकों और मुगल काल के 6 के 6 मुगलों के साथ इनके संबंध थे। बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि कुमाऊं का जो राजा रुद्रचंद था, जिसके नाम पर रुद्रपुर नामक नगर है आपके हल्द्वानी से जरा सी नीचे रुद्रपुर के पास, ये पंतनगर के पास, वह रुद्रचंद के नाम पर है। रुद्रचंद अकबर का कंटेम्पोररी था और आईने अकबरी पढ़ेंगे तो राजा रुद्रो करके उसका वर्णन मिल जाएगा, उसकी टेरिटरी मिल जाएगी, उसके राज्य में क्या क्या प्रोड्यूस उपलब्ध होते हैं और तिब्बत व्यापार में क्या जाते हैं, मैदान में क्या जाते हैं, इसकी पूरी चर्चा मिलेगी। ऐसी गढ़वाल में महीपति शाह और उन शासकों का जिक्र मिलता है और ये अन्यत्र हिमालय में भी है जिसके विस्तार में जाना अभी संभव नहीं है। 18वीं शताब्दी के अंत में 1790 के आसपास बड़ी मजेदार बात है कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हो रही है और फ्रांस की क्रांति के अगले साल नेपोलियन का आगमन हो रहा है, यहाँ भी कुछ संयोग इस तरीके का है, क्योंकि इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास किसी और जगह के इतिहास के लिए अप्लाई नहीं करता ना कि मुझे उसी क्रोनोलॉजी में फंसाया जाए। संयोग होता है इतिहास का कि यहाँ उस समय गोरखों का आगमन हो रहा है कुमाऊं में, और वो 1790 में जिसमें वहाँ नेपोलियन का आगमन हो रहा है, कुमाऊं को अपने अधिकार में कर लेते हैं। अगले कुछ सालों के बाद गढ़वाल को कर लेते हैं, अगले कुछ सालों के बाद हिमाचल के कुछ हिस्सों को कर लेते हैं। और इस समय पूरे हिमालय में 3 बड़े हिमालयन एम्पायर्स का फैलाव होता है। बीच के इलाके में नेपाली, ये जिसको हम गोरखा एम्पायर कहते हैं, पूरे तीस्ता नदी से लेके समझिए कि हिमाचल की ब्यास नदी तक इनका फैलाव है। इतना बड़ा हिमालयी साम्राज्य इतिहास में न कभी पहले रहा, न उसके बाद न आगे को संभव है, क्योंकि अब अलग अलग देश आ गए। दूसरा जो एम्पायर था वो पंजाब से विकसित होते हुए जम्मू में गया था, जिसको हम डोगरा एम्पायर बोलते हैं, और जिसका सबसे बड़ा जनरल जोरावर सिंह था, जो कैलाश मानसरोवर तक जीतता हुआ आ गया था। बाद में वहाँ मारा गया। मारने के बाद तिब्बतियों ने उसका स्मारक भी बनाया, उसके बाल भी अपने यहाँ रखे और उसके गीत भी गाए। उसकी वीरता के वो कायल थे, लेकिन उनके लिए वो प्रतिद्वंदी था, विदेशी था, हमलावर था। उसको उन्होंने बाद में जाड़ों में जब उसकी सप्लाई बंद हो गई थी दिसंबर के बाद, उसको मार डाला था। तो ये डोगरा एम्पायर वही एम्पायर था जिसमें जनरल जोरावर सिंह ने न सिर्फ जम्मू में कश्मीर को जोड़ा, बल्कि कश्मीर में लद्दाख को भी जोड़ा। और हमारे बच्चों को आश्चर्य होगा, हमारे युवाओं को आश्चर्य होगा कि 1830 तक लद्दाख, ये नीचे के मेन लैंड भारत का हिस्सा नहीं था। 1838 में ही जो है 39 में ही जोरावर सिंह ने पूरे लद्दाख को, जिसको लिटिल तिब्बत कहा जाता था, जो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र का एक्सटेंशन था इंडस के साथ साथ, उसको जीत के इसमें शामिल कर लिया था। तीसरा जो हिमालयन एम्पायर था वो अहोम किंगडम थी, जो आसाम में थी, नॉर्थ ईस्ट में, और बर्मा तक उसका फैलाव था। और बच्चे लोग बहुत साहित्य उपलब्ध है, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये 3 जो हिमालय एम्पायर हैं, ये कॉलोनियल शासन के आने से पहले, ब्रिटिश शासन के आने से पहले हिमालय में मौजूद थे। इनकी अपनी लिमिटेशन थी, इनकी अपनी खूबियां थी, अपनी खामियां थी। अपने टैक्स सिस्टम थे, अपना ऑपरेसिव सिस्टम था, अपने न्याय प्रणाली थी, और अपने रिसोर्सेज थे, और अपना इंटरनेशनल ट्रेड भी था, जो तिब्बत के पार भी होता था और इंडो गंजेटिक प्लेन में भी होता था, समंदर तक भी जाता था, समंदर से साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका जाता था। और ऊपर के जो इनके कैरावान जाते थे, जिनको अलग अलग घाटियों से अलग अलग भेड़ बकरियां और याक ले जाते थे, अब उनका कनेक्शन चीन से यूरोप जाने वाली जो सिल्क रूट थी, उसमें भी बहुत सारे आइटम्स जाया करते थे। तो ये औपनिवेशिक शासन के आने से पहले। अब 1815 में जब हम आते हैं
तो नेपाल वॉर होता है और उत्तराखंड और हिमाचल अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। उधर सिक्किम की तरफ वो कब्जा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ विस्तार करते हैं। 1846 में वो कश्मीर को ले लेते हैं। ये विस्तार से ये विवरण उपलब्ध हैं, उनके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि अगले 25-30 साल में हिमालय के अधिकांश हिस्से या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे कब्जे में आ गए हैं। जो सीधे कब्जे में नहीं आए हैं, वहाँ के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अपने राज्यों को चलाना स्वीकार कर लिया है। 1857 तक ये सिलसिला चला रहा। 1857 में ब्रिटिश शासन बना रहा। सिर्फ ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, हर मजेस्टी रूल सीधा सीधा आया। और तब हम देखते हैं कि पहली बार कॉलोनियल शासन के अंतर्गत हिमालय के संसाधनों का, हिमालय के शहरों का, हिमालय की भूमि का, जंगलों का, मिनरल्स का, भारत तिब्बत व्यापार का, पिलग्रिमेज का एक कॉलोनियल तरीके से उसका विस्तार, उसका निखार, उसका शोषक या बेहतर रूप जो है सामने आता हुआ हमें दिखाई देता है। बल्कि मैं बहुत अर्थों में ये कहता हूँ कि 1947 में हमने नए सिरे से देश शुरू नहीं किया, बल्कि जो अंग्रेज जिस तरीके का ढांचा छोड़ गए थे उसी ढांचे को हमने कुछ संशोधनों के साथ आगे चला दिया। ये गुस्ताखी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी बड़ी टोली ने कुछ नहीं किया। ये अभिप्राय ये नहीं है। अभिप्राय ये है कि हम एक आज़ाद देश को एक नए सिरे से नहीं चला सके। और उसके बहुत सारे कारण थे। कभी कभी तो मुझे इतिहास के विद्यार्थी की हैसियत से ये भी लगता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में ही शायद कोई कमी थी जिसके कारण हम भारत विभाजन नहीं रोक सके, जिसके कारण हम गांधी को जीवित अपने बीच नहीं रख सके। लेकिन उसकी विवेचना का मौका नहीं है और वो विवेचना अभी हमारे किसी इतिहासकार ने उस तरीके से की नहीं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि औपनिवेशिक शासकों की या अंग्रेजों की फूट डालो, विभाजित करो नीति इसका कारण थी। अरे थी तो इसलिए थी कि आप इस लायक थे कि आप विभाजित किए जा सकें, आप बांटे जा सकें। तो ये पक्ष ऐसा है जिसकी एक क्रिटिकल समीक्षा भारत की नई पीढ़ी चाहती है और हमारी पीढ़ी भी चाहती है। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से नए लोग जो हिस्टोरियन आएंगे वो इसको बहुत गहराई से इसका विश्लेषण करेंगे कि वो क्या खामियां हमारे पुनर्जागरण में और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में थी कि जिसके कारण हम विभाजन नहीं रोक सके, जिसके कारण हम नए देश को बड़ी सीमा तक नए सिरे से शुरू नहीं कर सके। बल्कि जो 1909 के एक्ट में, 19 के एक्ट में, 35 के एक्ट में जो सिलसिला चला था उसको हमने जरा निखार लिया और जो जरा सी उसको एक नया रूप बहुत सारे अर्थों में दिया और बहुत सारे नए और मौलिक पॉइंट भी अपने संविधान में जोड़े। लेकिन जो मेरा विषय नहीं है, एकदम से फिर हम हिमालय की तरफ अगर मुड़ते हैं इस इतिहास के बाद, तो 2-3 कुछ रोचक किस्म के तत्व हमारे यहाँ आते हैं जिनकी तरफ हम जाएंगे। वो है संसाधन। ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिर इतना बड़ा आकर्षण क्या था? उसका बड़ा आकर्षण ये था कि यहाँ के संसाधनों में उनकी रुचि थी। क्या थे हिमालयी संसाधन? हिमालयी संसाधनों में अगर आप जाएंगे तो कहीं की भी तरह जमीन सबसे बड़ा संसाधन थी, भूमि। जमीन के बाद जंगल आते थे, जंगल के साथ पानी आता था, वाइल्डनेस, बहुत सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हुई थी। बहुत सारे धरती के भीतर के संसाधन, धरती से बाहर के संसाधन जमीन से जुड़े हुए थे। और जमीन एक तरीके से एक मदर रिसोर्स था, एक मातृ संसाधन था। जमीन पर ही ग्लेशियर पसरे हुए थे, जमीन पर ही नदियां बह रही थी, तालाब थे, जमीन पर ही जंगल थे और जमीन पर ही बाद में खेत में आए। हिमालय में खेती बहुत कम थी, ये देखने की बात है। आज भी युवाओं को आश्चर्य होगा कि हिमालय में मात्र 5% जमीन पर खेती होती है। मेरे अपने उत्तराखंड में मात्र 12% खेती की जमीन है। अगर 88% पर्वतीय उत्तराखंड की बात की जाएगी तो मात्र 6% जमीन जो है खेती के अंतर्गत है। तिब्बत के बॉर्डर से लगे हुए जितने ब्लॉक हैं हमारे यहाँ, जैसे कि धारचूला, जैसे कि मुनस्यारी, जैसे कि जोशीमठ, जैसे कि आपका उखीमठ, जैसे कि मोरी और जैसे कि उत्तरकाशी का आपका भटवारी ब्लॉक, इन सब ब्लॉकों में 3% से कम जमीन जो है खेती के अंतर्गत है। जो बकाया जमीन है वो क्या हुई? वो बकाया जमीन फ्यूडलिज्म के दौर में भी कॉमन लैंड रिसोर्स था, कॉमन प्रॉपर्टी थी। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ कि ये सब जमीन स्टेट ने ले ली और आज तक वो स्टेट के पास है। जैसे उत्तराखंड में 64% जमीन जो है वो जंगलों के अंतर्गत या जंगली भूमि के साथ जुड़ी हुई है, उसमें लोगों का कोई स्वामित्व नहीं है। पर कैपिटा जमीन बहुत कम है, 1 हेक्टेयर से कम है उत्तराखंड। अगर आप कभी हमारे पुराने प्रदेश उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की तुलना करें तो आपको आश्चर्य होगा। उत्तराखंड में 12% जमीन खेती के अंतर्गत है, 88% पर्वतीय क्षेत्र में मात्र जो है 6% है और एकदम सीमांती क्षेत्र में मात्र 3% जमीन खेती के अंतर्गत है। इसके मुकाबले हमारे पुराने प्रदेश उत्तर प्रदेश में 70% जमीन खेती के अंतर्गत है। हरियाणा में 60% है। हमारे खुद हरिद्वार जिले में और रुद्रपुर जिले में तकरीबन 50%, 49% जमीन खेती के अंतर्गत है। खेती के अंतर्गत है तो व्यक्तिगत मिल्कियत में है, यही जमीन व्यक्तिगत मिल्कियत में है।
हम मैदानों के मुकाबले फिर इस अर्थ में थे कि हमारे कॉमन्स बहुत बड़े थे, हमारे पनघट गोचर, हमारे चारागाह हमारे साथ थे, जो कि मैदानों में कभी कभी एब्सेंट हो जाते थे। तो अंग्रेजों के ज़माने में हमारी जो कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी थी वो स्टेट के द्वारा ली गई, और आज़ाद भारत में हम इतने दमदार नहीं रहे कि उस कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को, सीपीआर को हम अपने समुदाय को, अपने समाज को लौटाएं या उसका कुछ हिस्सा लौटाएं, इसमें हम कामयाब नहीं रहे। बल्कि आपको आश्चर्य होगा युवाओं को कि 1927 का ही फॉरेस्ट एक्ट अभी चला हुआ है, उसकी शताब्दी में 10 ही साल बचे हुए हैं। जो 1980 में किया वो एक छोटा सा संशोधन था, जो चिपको आंदोलन का एक बहुत ही प्रभावकारी असर कहा जा सकता है, कि उन्होंने पहली बार एक भारत सरकार ने अपने फॉरेस्ट एक्ट में एक अमेंडमेंट किया कि नो फॉरेस्ट विल बी यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, नो फॉरेस्ट लैंड विल बी यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। नहीं तो हम नया फॉरेस्ट एक्ट अभी तक नहीं बना सकें, जबकि आज़ादी प्राप्त करने के बाद के हमें 70 साल होने जा रहे हैं। तो ये जो संसाधनों में सबसे पहली जमीन है, ये आपकी असली में पहचान है। इसमें वो मिट्टी बसती है जो आपकी सभ्यता को बनाती है। मिट्टी चली गई तो आप चले गए, मिट्टी के बिना आप हवा में नहीं दे सकते। तो हिमालय की मिट्टी जब गई भी इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और जिसको कहेंगे कि प्राकृतिक कारणों से, तो उसने पूरे इंडो गंजेटिक प्लेन को बनाया, और इस तरीके से हिमालय का समंदर तक एक तरीके से रिश्ता जोड़ा। हिमालय कोई आइसोलेटेड स्प्लेंडेड आइसोलेशन में रहने वाला इलाका नहीं था। तराई भाबर के जंगलों के बावजूद उसका मैदानी समाजों से वैसा ही घनिष्ठ रिश्ता था जैसा उत्तर में तिब्बत के समाजों से उसका रिश्ता था। बल्कि मैं इतिहास के विद्यार्थी की हैसियत से मैं कहूँगा कि हिमालय में ईस्ट वेस्ट जियोलॉजिकल जोग्राफिकल कंटिन्यूटी है, सामाजिक कंटिन्यूटी नहीं दिखती है उसमें। सामाजिक कंटिन्यूटी साउथ नॉर्थ की है, कि आपका साउथ का नॉर्थ से ज़्यादा रिश्ता है, कि जैसे उत्तराखंड है, नेपाल है, उसका उत्तर प्रदेश से, उसका बिहार से रिश्ता है, और उत्तर में जो है पश्चिमी और सेंट्रल जो है तिब्बत से रिश्ता है। बंगाल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उनका रिश्ता जो है तिब्बत में जो है लासा के इलाके की तरफ से है। कश्मीर और पंजाब में जाएंगे तो उनका रिश्ता जो है पश्चिमी तिब्बत के उस इलाके से है, जहाँ से सतलज और जहाँ से इंडस जो है भारतीय या पाकिस्तानी इलाके में प्रवेश करती है। तो ये रिश्ता बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको आज़ाद भारत ने और आज़ाद भारत होते समय बने हुए पाकिस्तान और फिर विभाजित हुए पाकिस्तान के बांग्लादेश ने एक तरीके से बड़ी सीमा तक भुला दिया। आपको याद होगा कि 62 में चीन के साथ लड़ाई के समय लोहिया ने और जयप्रकाश नारायण ने पहली बार हिमालय पर एक नई तरीके की अपील की थी और नई तरीके का विश्लेषण देने की कोशिश की थी, जिसको एक तरीके से हम उस तरीके से वाइब्रेंट बनाने में कामयाब नहीं रहे। और बहुत सारे पॉइंट्स जो उन्होंने उस ज़माने में कहे थे, उनकी आज भी उनकी प्रासंगिकता है और आज भी नए आलोक में उनको देखने की ज़रूरत है, इकोलॉजिकल संदर्भ में भी और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी। तो उत्तराखंड और हिमालय का जो जमीन और जंगल उसके बाद दूसरा रिसोर्स है, और जंगल जो है अपनी विविधता के लिए हिमालयी जंगल बहुत मशहूर है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हिमालय ईस्ट से वेस्ट तक जाते जाते पूरा का पूरा बदल जाता है। अरुणाचल में 90% ज्योग्राफिकल एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट। जब आप हेलीकॉप्टर में ईटानगर से अनिनी की ओर जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे कि हेलीकॉप्टर अगर गिर गया, एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया दुर्भाग्य से, तो पेड़ों के ऊपर आप अटक जाएंगे। इतने घने पेड़ हैं, आप जमीन को नहीं देख सकते, सिर्फ एक ब्रह्मपुत्र की रेखा देखते हैं बस आप। लेकिन इसी हिमालय में जब आप भूटान होते हुए, नेपाल होते हुए, उत्तराखंड होते हुए और इधर को जाते हैं तो वनस्पतियां घटती चली जाती हैं। और लद्दाख में जाएंगे तो ओनली 3% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर लाइफ। जहां हमारे और पाकिस्तान के सैनिक बिना कोई लड़ाई लड़े रोज मारे जा रहे हैं, सियाचिन, वहाँ जो है सिर्फ 3 या 4% ज़मीन है जिस पर लाइफ है, जिस पर हरियाली है, जिस पर कोई समाज या कोई जानवर है। बकाया एक कोल्ड डिजर्ट वहाँ विराजता है, और उस कोल्ड डिजर्ट को हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं रूपांतरित नहीं कर सकती। सिर्फ हम पाकिस्तान और हम नासमझी के कारण, एक तरीके की कमज़ोर लीडरशिप के कारण, और हो सकता है कि अविश्वासी और कमज़ोर समाजों के कारण भी बड़ी सीमा तक, हालांकि उसमें आदान प्रदान बहुत होता है, हम बिना लड़े जो है सियाचिन में मारे जा रहे हैं। पर उनको शहीद भी घोषित नहीं किया जाता है, ये भी एक सूचना आती है। क्योंकि जिस लड़ाई से आपको वोट मिलता है, आपको पॉलिटिक्स में स्थायित्व मिलता है, उन्हीं को आप शहीद मानते हैं और लोगों को शहीद नहीं मानते हैं। तो वहाँ आए दिन वहाँ एल्टीट्यूड में 17-18 हज़ार में लोग मारे जाते हैं। तो ये ज़मीन, जंगल और पानी तीसरा बड़ा संसाधन है। तीसरा बड़ा संसाधन, जब पानी की मैं जिक्र करता हूँ तो पानी के बहुत सारे रूप हैं। बर्फ़ के रूप में पानी है, बहते हुए पानी आती है, भाप के रूप में पानी आ रहा है, मानसून के रूप में पानी आ रहा है। तो पानी का हिमालय में पूरा रूप है। बल्कि बहुत सारे मैदान से जब लोग आते हैं उनको हमें समझाना पड़ता है आइस और स्नो में क्या फ़र्क है। तो आप में से जो लोग रामगढ़ में जाड़ों के महीने में आए होंगे, उनने गिरती हुई बर्फ़ देखी होगी। गिरती हुई बर्फ़ बिल्कुल अलग होती है, वो एक सुई में भी अटक जाएगी, आपकी जुल्फ में अटक जाएगी।
लेकिन आइस जबरदस्त तरीके से बिल्कुल एक ठोस पानी होता है और उसका प्रहार आदमी को मार भी सकता है और उसकी धारा आपको काट भी सकती है। तो ये सब रूप हिमालय के ग्लेशियरों में, हिमालय के शिखरों में आपको पानी के मिल सकते हैं। जो जियो डी जेनेरियो से पहले जो यूएन की कमीशन ने जो वर्ल्ड कमीशन ऑन माउंटेन्स की रिपोर्ट दी थी, उसमें हिमालय को वाटर टावर्स ऑफ एशिया कहा था। और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो ज़बरदस्त नदियाँ हैं, और जो नदियाँ एक तरीके से पूरे नॉर्थ को जाती हैं और आपके म्यांमार को जाती हैं। उनमें से कुछ नदियों के नाम मुझे बताने चाहिए आपको कि मेकोंग चली जाती है म्यांमार के लिए, जिसको हम पुराने ज़माने में बर्मा कहते थे। इरावती भी वहीं जाती है, सालविन भी वहीं जाती है। आमू दरिया उत्तर की तरफ चला जाता है रूस की तरफ, और उसके बाद विराट भूक्षेत्र में वो खो जाता है, वो समंदर तक नहीं पहुंचता है आमू दरिया। लेकिन जो नदियां उत्तरी भारत का भाग्य विधान करती हैं वो नदियां ये सब तिब्बत से निकलती हैं, जिनमें से पहली इंडस है, जो पूरा बहते हुए नॉर्थ वेस्ट जाते हुए काबुल नदी का पानी लेते हुए पूरे पाकिस्तान की यात्रा करते हुए कराची में अरब सागर में चली जाती है। जो दूसरी नदी निकलती है इंडस की सहायक, वो है सतलज। वो सतलज नदी जो है कैलाश और मानसरोवर का, गुरुड़ा मांधाता का, राकसताल का पानी लिए हुए आती है, पूरे तिब्बत में बहते हुए हमारे किन्नौर में हिमाचल में आती है। उसी में हमारा भाखड़ा नंगल डैम है, फिर पाकिस्तान जाती है और फिर इंडस के साथ मिलके अरब सागर में चली जाती है। जो तीसरी नदी उस तिब्बत से निकलती है उसका नाम है आपका कर्णाली, जो गंगा की बहुत मेजर वो है। ये कर्णाली वही है, बच्चों को जरा आश्चर्य होना चाहिए, जो घाघरा बन जाती है, जिसको अयोध्या में हम सरयू कहते हैं। ये वही नदी है जिसने 20वीं शताब्दी में एक मस्जिद को गिराए जाते हुए देखा। नदियां गवाह नहीं दे सकती हैं, लेकिन ये नदी वहां से जाते हुए ये सब देख गई थी। और इसके अलावा नेपाल की बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जिनमें से कोसी है जो एवरेस्ट के चारों तरफ का पानी लाती है। सप्तकोशी है, दुधकोशी, सुनकोशी, ताम्रकोशी, वो फिर सब पानी मिला करके आपके नेपाल के फुटहिल्स में आता है, जिसमें एक बहुत बड़ा बैराज बना है। और वही नदी कोसी बिहार में आती है, जो 300 किलोमीटर पिछले 400 साल में ईस्ट से वेस्ट हो गई है, अपनी नदी को बदल करके, अपने वाहन क्षेत्र को बदल कर। ये दूसरा बड़ा। जो चौथी नदी इस पश्चिमी तिब्बत से निकलती है वो ब्रह्मपुत्र है, जिसको सांगपो कहते हैं। और वो 1700 किलोमीटर तक जो है तिब्बत में ही बहती है, और वो 10,000, 11,000, 10,500, 10,000, 9,500 तक तिब्बत में बहती रहती है। और हिमालय हर जगह खड़ा हो करके उसको इधर को नहीं आने देता है। आप अगर देखेंगे, जैसे जैसे हम ईस्ट को जाते हैं हिमालय ऊंचे होते चले जाते हैं, कभी वो एवरेस्ट हो गया, कभी कंचनजंगा हो गया। और परेशान ब्रह्मपुत्र या सांगपो जो है वो बर्मा को चली जाना चाहती होगी, मैं ऐसी कल्पना करता हूं। लेकिन जैसे ही वो अरुणाचल के पिछवाड़े पहुंचती है, हिमालय एकदम से झुकता है, और आप देखिए कि ब्रह्मपुत्र एकदम से साउथ वेस्ट टर्न होती है और अरुणाचल में प्रवेश होता है। और फिर वो आसाम में आती है, गुवाहाटी में आती है, फिर वो तीस्ता का पानी लेके तीसरे रिवर सिस्टम को हमारी बनाती है। तो 3 बड़े रिवर सिस्टम, अगर इनके आंकड़े देखेंगे तो बड़े रोचक हैं बच्चों के लिए, कि जो हमारी सिंधु नदी है वो तकरीबन उसका पानी, भारत में बहने वाला पानी का वॉल्यूम है वो 4.28 है, और वो एक 9.8% भारतीय क्षेत्र में वो बहती है, बहुत छोटे इलाके से बहती है। लेकिन इंडस जो नाम है अपने वतन का, वो इंडस के साथ एक तरीके से जुड़ा हुआ है। जो गंगा है वो 25% टोटल भारत के वाटर बजट का 25% रिप्रेजेंट करती है, 1/4 ऑफ द टोटल वाटर बजट ऑफ इंडिया। और वह करीबन 26% भौगोलिक क्षेत्र में, भारत के ज्योग्राफिकल क्षेत्र में बहती है। और तीसरी जो ब्रह्मपुत्र है वो पानी के वॉल्यूम में सबसे बड़ी है, वो 34% पानी जो है पूरे भारतीय वाटर बजट का अपने साथ लाती है। और लेकिन क्षेत्र जो जिसमें वो बहती है वो बहुत छोटा सा है, तकरीबन 7.5-8% जो है ज्योग्राफिक क्षेत्र में वो हमारे यहाँ बहती है। तो ये 3 नदियाँ पूरे देश के वाटर बजट का 63% कवर करती हैं, 63%, और पूरे देश के भौगोलिक एरिया के 43% पर ये 3 रिवर सिस्टम हिमालय से निकलने वाले बहते हैं। तो हिमालय का जो वाटर बजट में कंट्रीब्यूशन है, जो मानसून को रोकने का कंट्रीब्यूशन है, और जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके इंडोगेंजेटिक प्लांट के वाटर टेबल को बढ़ाने का जो इकोलॉजिकल रोल है, वह सर्वथा महत्वपूर्ण है। और उस पर एक बहुत ही डेफिनेटिव काम हमारे वैज्ञानिकों ने अभी नहीं किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो एक तरीके से होगा। अब ये जो 3 संसाधन है, इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ बायोडाइवर्सिटी का संसाधन है, जिसको आप जैव विविधता कहते हैं। युवाओं के लिए एक बहुत मजेदार आंकड़ा मैं देता हूं, जिसको बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय शोधों में बार बार रिपीट किया गया है, कि हिमालय जो है पृथ्वी का 0.3% भौगोलिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। हिमालय जो है पूरी पृथ्वी का 0.3% भूगोल का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हिमालय की जो बायोडाइवर्सिटी है
उसके बारे में आपको आश्चर्य होगा, वो पूरे ग्लोब की 10% बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में हिमालय का रिप्रेजेंटेशन 10% है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र में हम मात्र 0.3% को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हिमालय की बायोडाइवर्सिटी की ताकत, उसकी विविधता का भान एक तरीके से हमें हो सकता है। और इसीलिए इसको जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हिमालय में पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स वहाँ पर आए हैं, सबसे ज़्यादा जिसको कहेंगे कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो क्षेत्र हैं वो हिमालय क्षेत्र में एक प्रकार से पाए जाते हैं। तो ज़मीन, जंगल, पानी, इन संसाधनों के साथ जुड़ी हुई बायोडाइवर्सिटी और जो ये सब मिलके जो एक रास्ते हैं जिसको अंग्रेजी में वाइल्डरनेस कहते हैं, वन्यता, जिसको मनुष्य नहीं रच सकते, जिसको कितना ही पावरफुल आपका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों हो, वो इसकी रचना नहीं कर सकता है। आपके प्लानिंग कमीशन तो उसके सामने नाचीज। उस वाइल्डरनेस को ये प्रकृति के जितने घटक हैं वो मिल करके उसकी रचना और हमारे मनुष्य के जीवन को कितना अर्थपूर्ण ये बना देती हैं। वो झरना हो, वो तालाब हो, वो सुबह हो कि वो शाम हो, वो बुग्याल हो, वो संगम हो, ये सब चीज़ें जो हिमालय में आपको दिखाई देती हैं, ये एक तरीके से उस हिमालयी वाइल्डरनेस की रचना करती हैं, जिस हिमालयी वाइल्डरनेस के लिए पूरी दुनिया आती है। इसीलिए दुनिया में अधिकांश तीर्थ जो हैं उनकी स्थापना एक तरीके से यहाँ हुई। अब इसी हिमालय में 2 और आइटम हैं, जिनमें से एक है जानवर। ये जानवर वाइल्ड एनिमल नहीं है, जिनकी अभी पूरी जनसंख्या हमारे पास नहीं है, ज़्यादातर तो हमने मार दिए, लेकिन पालतू जानवर भी यहाँ पर कम से कम 4.5 से 5 करोड़ है। हालांकि विधिवत सेंसस ने नेपाल में हुआ है, भूटान में हुआ है। एक कल्पना हम करते हैं इसी मोड की तरह कि इतने जानवर होंगे। अगर आदमी 6.5 करोड़ यहाँ पर हिमालय में पूरे हैं, तो जानवर करीबन 4.5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर पुरानी पारंपरिक जीवन पद्धति बनी हुई है। और मनुष्य जो तकरीबन 7 करोड़ इस हिमालय में है, वो मनुष्य जो है वो नायक भी हैं हिमालय के, वो सबसे नालायक लोग भी हैं कि हिमालय को नष्ट होता हुआ देख रहे हैं, और वो खलनायक भी हैं। वो हिमालय के ध्वंस में प्रकारांतर में शामिल होते हैं या करा लिए जाते हैं। और वो यानी कि उस जमाने से कॉलोनियल सामंती जमाने से लेके कॉलोनियल पीरियड से लेके आज तक में वो अपने अपने तरीके से इस समाज का, इस मनुष्य का वो करता रहा है। लेकिन जो औसत हिमालय वासी है वह अपना इन संसाधनों पर आधारित है, और इन्हीं संसाधनों के बीच में उसने अपनी जीवन पद्धति विकसित की है। उस जीवन पद्धति में पशुचारण है, बल्कि पहले हंटर गैदरर थे। हमारे बनराज जी तो हाल तक हंटर गैदरर थे। अगर जानवर मारेंगे तो आप हंटर होंगे, अगर आप कंदमूल करेंगे तो आप गैदरर होंगे। ये हैसियतें बनी हुई थी हमारी। बल्कि हमारे बचपन में हमें याद है कि शिवरात्रि के व्रत के दिन हम गैदरर हो जाते थे और जंगल में जाके तरूड़ और गीठी और इसको खोद के लाते थे, ताकि शाम को व्रत के बाद खाया जा सके। और पूरे हमारे हिमालय क्षेत्र में वो है, नेपाल में, कुमाऊं में, गढ़वाल में, हिमाचल में, कहीं भी आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग तो आज भी जंगल पर इतना निर्भर है, शाम तक के लिए लाते हैं। आदिवासी जनजाति लोग कभी भी स्टोर नहीं करते हमारी तरह। जो हम मध्यम वर्ग के शहरी लोग स्टोर करते हैं, उनमें स्टोर करने की कोई पद्धति नहीं है। अपने दिन भर का जंगल से ले आते हैं, अगले दिन दोबारा ले आएंगे। उनके यहाँ फ्रिज का, स्टोर का कोई सिस्टम नहीं। बस्तर में भी ये पद्धति थी हाल तक। बहुत जगह हमने नष्ट कर दी, जहाँ बची हुई है वहाँ हम नष्ट करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हाल के समय में तो और तेजी से जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य के लिए बहुत मुश्किलें हाल के वर्षों में हो गई हैं, क्योंकि वो जो पुरानी जीवन पद्धति थी हंटर गैदरिंग की, उससे तो वो निकल आया था, लेकिन पशुचारक अभी बना हुआ है। कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन उस पर लग गए ड्यूटी पेट्रीज के खत्म होने के कारण। खेती हर वो बना हुआ है, और अंग्रेजों के ज़माने में वो नौकरी पेशा बना, आउट माइग्रेशन यहाँ शुरू हुआ। तो उस आउट माइग्रेशन ने बहुत तरीके के पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस दिए और बहुत तरीके के नए शून्य, नए वैक्यूम पैदा किए। वो भी हमें पूरे हिमालय के समाजों में दिखाई देते हैं। लेकिन जब से ये नए चीज़ें कुछ हमारे यहाँ आई हैं, औपनिवेशिक के बाद नव औपनिवेशिक जो निजीकरण हमारे यहाँ हुआ, कॉर्पोरेटाइजेशन की प्रक्रिया हमारे यहाँ चली, संसाधनों की खरीद फरोख्त और प्राइवेट हाथों में देने का सिलसिला चला, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यहाँ थी वो खत्म हो गई। युवाओं को बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि अधिकांश उत्तराखंड के गाँव से आए हैं। हमारे गाँव में गन्ने का गुड़ बनता था पहाड़ के भीतर, कपास के कपड़े बनते थे, भांग के रेशे के कपड़े बनते थे, ऊपर के इलाके में ऊन के कपड़े बनते थे, और कोई कपड़ा नीचे से नहीं लाया जाता था। और यहाँ की जो कॉटन थी, और बिशप हेबर ने 1924 का करघा दिया है जो काशीपुर में उसने देखा, और वो कपड़ा, वो कॉटन का कपड़ा तिब्बत में बहुत स्वीकार किया जाता था, और मनुष्य की बड़ी मात्रा थी। ये सब चीज़ें यहाँ बनती थी। चूक यहाँ पर बनता था। शिवक थॉर्न यहाँ था, जो हाई एल्टीट्यूड की दवाई मानी जाती थी। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। चीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का आइटम है अभी चीन का, वो हमारे यहाँ होता था। तरह तरह के फल हमारे यहाँ होते थे। जानवरों की इतनी विविधता थी, वाइल्ड लाइफ इतनी रिच थी। तो जो एक आत्मनिर्भर
निरक्षर स्थानीय समाज थे उनको सो कॉल्ड पिछड़ा, ट्राइबल वगैरह वगैरह, बल्कि अंग्रेजी ने तो हमारे इलाके को ही उस जमाने में नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस कहा। हमारे सयाने लोगों ने जरूर जेम्स स्कॉट की किताब की चर्चा सुनी होगी ना, द आइडिया ऑफ नॉट बीइंग गवर्न्ड करके, बहुत ही सेंटिमेंटल किताब आई है येल यूनिवर्सिटी वालों की। तो उन्होंने वियतनाम से नीचे के इलाके का अध्ययन किया है, वो फॉर्मूला बहुत बड़ी सीमा तक हमारे यहाँ भी लगता है। अंग्रेजों ने उसको समझ गया कि इनकी यूनिकनेस है, इनका अपना इंडिजिनस साइंस है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, इनकी इंडिजिनस आर्ट्स हैं इनके, इनसे हम जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कस्टमरी लॉ को मानना स्वीकार किया। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश लॉ है वो पूरा का पूरा यहाँ लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कस्टमरी लॉ हुआ। पूरे हिमालय के हर प्रांत में आपको ब्रिटिश पीरियड के कस्टमरी लॉ दिखेंगे कि यहाँ के कस्टमरी लॉ क्या है और अंग्रेजी कानून कितना यहाँ लागू करना चाहिए। उन्होंने बड़ी सीमा तक यहाँ के इंडिजिनस नॉलेज को डर के मारे या नासमझी से जो भी दिया हो सम्मान दिया हो। आज़ादी के बाद हमने पूरे के पूरे देश को एक कर दिया, यानी कि जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग डाइवर्सिटी थी। मुझे कभी कभी ये कहते हुए ज़रा दिक्कत भी होती है, लेकिन मैं कहने से कतराता भी नहीं हूँ कि गांधी और अंबेडकर जैसे लोगों ने ये जरूर सोचा होगा, जिनको वो दलित कह रहे हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने हजारों सालों में विकसित किया है, जिसको कोई ब्राह्मण विकसित नहीं कर सकता, जिसको कोई क्षत्रिय राजपूत विकसित नहीं कर सकता है। उन कलाओं को, उन आर्ट्स को, उन क्राफ्ट्स को जिन लोगों ने ये किया, उनके उद्धार के नाम पर वो सब के सब आपने खत्म कर दिया। आपने रिजर्वेशन तो दे दिया उनको, नौकरी में आ भी गए होंगे वो, लेकिन उनको उनके उन हुनरों से, बिना उन हुनरों को सुरक्षित किए, बिना उन लोकल विज्ञानों को और कलाओं को सुरक्षित किए, आपने एक पूरी विधा को एक तरीके से नष्ट कर दिया। ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर हम नए सिरे से डाल सकते हैं। आप पूरे देश में देख सकते हो आजकल फिर हम जो मध्यम वर्गीय पापी शहरों में रहने वाले हैं, उनके मन में फिर एथनिक की तरफ रुझान है। कोई भी वो जंगल से और गांव से जनजात से आया हुआ लोग चीज़ देंगे, उसको खरीदने के लिए हम तड़फ जाते हैं, वो लेकिन मिलती नहीं है। ऑर्गेनिक की तरफ रुझान हो रहा है, क्योंकि आपको पता चल गया कि कार्सन ने जो भी अमेरिका में कहा हो साइलेंट स्प्रिंग लिखते हुए, लेकिन भारत में जो है कैंसर का बड़ा कारण यही है कि आपने इतने फर्टिलाइजर केमिकल धरती में लागे कि धरती की अपनी जो पुरानी प्राकृतिक क्षमता थी, ऑर्गेनिक क्षमता थी, वो हमने नष्ट कर दी। अब हम चाह के भी कोई सुरक्षित अनाज नहीं खरीद सकते। आपके अनाज के रूप में आपके शरीर में जहर जा रहा है। अनिल अग्रवाल जब कैंसर से ग्रस्त हुए थे तो उनका वही स्टेटमेंट था कि टुडे दिस इज माय स्टोरी, टुमारो इट विल बी योर्स। और सच बात है, आज जितने लोग बीमारी में जा रहे हैं और बीमारी में भी जा रहे हैं, वो असाधारण है। और वो बहुत बड़ा ही है कि हमने अपनी जो पारंपरिक जीवन शैली है उसको इस तरीके से खत्म कर दिया आधुनिकता को लेने के नाम पर। एक मध्य मार्ग भी हो सकता था जिसमें हम एक पॉजिटिव आधुनिकता भी लेते, एक मध्यम टेक्नोलॉजी भी लेते और इसके साथ ही अपने हुनरों को भी बचाते। लेकिन वो एक अलग विषय है, अभी उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हुआ क्या कि जो जीवन संसाधन उनको ब्रिटिश पीरियड में माल बना दिया गया और आज वो पूरी तरीके से कमोडिटी हो गई। आप कभी कल्पना करते हैं कि 40 साल पहले कोई हम बोतल का पानी पीते? किसी जगह में कोई खराब आदमी भी होगा, लेकिन संपन्न आदमी होगा, वो जरूर गर्मी में घड़ा लगाता है। वहां पर आम का वो डालेगा कि इसमें आम का वो भी लागे ताकि इसको लू न लगे। प्याज रखा होता था। अब आप तो मैदानी जिलों से आए हैं, आप जानते हैं कि जो और समय सोशल हायरार्की में ऊपर हो जाता था, वो गर्दिश के समय अपने लोअर स्टार्टर के साथ बिछा हुआ होता था बड़ी सी मात्रा। ऐसे उदाहरण साहित्य से भी हमारे माध्यम से आ सकते हैं। ये ठीक है कि शोषण का ताना बाना अपनी जगह पर था, लेकिन जब उनका मानवीय पक्ष उभर के आता था तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती थी वो डिजोल्व हो जाती थी। तो उसको हमने खो दिया और हिमालय के संदर्भ में भी बड़ी सीमा तक हमने उसको खो दिया। अब इन संसाधनों के बाद अगर हम जरा नीचे की तरफ जाएं कि आज़ादी के बाद जो हम नए सिरे से नहीं कर सके, उसके बहुत सारे कारण रहे। एक बहुत बड़ा कारण गांधी जी का समय चला जाना रहा। एक बहुत बड़ा कारण ये हुआ कि लोहिया जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग अकेले थकेले पड़ गए। एक बड़ा कारण ये रहा कि दंगों ने हमारी पूरी एक, जिसको कहेंगे कि राष्ट्र के आज़ाद होने के बाद एक पुनर्निर्माण की जिस तरह की एनर्जी किसी समाज में होनी चाहिए थी, वो वैसे ही हम गुम कर गए तब, क्योंकि हम मारकाट को शांत करने में पूरी शक्ति हमें लगानी पड़ी। जैसे उत्तराखंड राज्य के बाद हमने खुद अपने राज्य में देखी 2000 में जब राज्य बना, उसमें हमने नवनिर्माण का कोई भी जिसको कहेंगे कि ऊष्मा जो है अपने समाज से मैं कहीं से भी जिसको कहेंगे कि पसीजते हुए हमने नहीं देखी। इसलिए जो दो बड़े राष्ट्रीय दल उत्तराखंड राज्य का निरंतर विरोध कर रहे थे, वही जो है हमारे लीडर बने। और 15 साल से आप देख रहे हैं 7 मुख्यमंत्री 8 मुख्यमंत्री हम झेल गए, 2-2.5 पार्टियों की आदि आदि। तो फिलहाल मैं कहना चाहूँगा सबसे अंतिम हिस्से में कि आज खतरे किस तरीके के हैं।
आज जैसे सांप्रदायिकता अपने आप में ऐसा खतरा है जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण को होने ही नहीं देती। अगर मानवता या भारतीयता हमारे राष्ट्रवाद का आधार हो सकती है तो वो सांप्रदायिकता उसको होने नहीं देती। और सांप्रदायिकता राजनीतिक अर्थों में बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। आपके गद्दी नशीन होने के लिए हाल में मुझे बर्लिन और म्यूनिख जाने का मौका मिला। जर्मनी की नई पीढ़ी ने किस तरीके से नाजी विरासत से अपने को अलग करने की ठानी है, उसका उदाहरण मैंने वहाँ देखा। पूरे फुटपाथ में, आप लोगों में से किसी और ने भी देखा होगा, वो फुटपाथों में चौखट जो हैं 8 इंच 4 इंच 6 इंच बाय 4 इंच 6 इंच के स्टील के प्लेट लगे हुए हैं, लगभग पीतल के रंग के। उनमें व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, उसके बाप का नाम लिखा हुआ है, माँ का नाम लिखा हुआ है, कब वो कहाँ पैदा हुआ और किस गैस चैम्बर में वो किस दिन उसको जलाया गया, उसको मनुष्य ने रहने दिया गया। हजारों लगे हुए, यानी कि प्रायश्चित का तरीका है। पर हम क्या पार्टीशन का प्रायश्चित कर सकें, हम सन बयास का प्रायश्चित कर सकें? उसके बाद जिन दंगों की ओर अपनी किताबों में राय साहब ने जिक्र किया है, जिन दंगों की तरफ हम बहुत सारी चीज़ें पार्टीशन से लेके आज तक देखते हैं, हमने तो कभी, मैंने बर्लिन का वो स्मारक देख के मैं हिल गया। एक कलाकार ने सिर्फ उसमें सीमेंट के बड़े पिलर्स बनाए हैं और कहीं वो गहरे हो जाते हैं और आप खो जाते हैं उसमें से, और कहीं वो नीचे हो जाते हैं तो आप प्रकट हो जाते हैं। उसका भाव ये है कि आपकी मनुष्यता बहुत कम है। वो कभी कभी आप दिखते हैं उसमें, जहाँ पर उस सीमेंट के पिलर्स को नीचे कर देते हैं और चौखट बने हुए हैं शतरंज के जैसे। हवाई जहाज से जब देखेंगे तो बिल्कुल अलग लगता हुआ। हम तो खो भी गए थे, हमारे एक दो साथी को ढूंढने में हमें करीबन 5-7 मिनट लग गए। और कहीं कहीं पर वो ऊंचा है तो आप नीचे आते हैं। तो उसमें कहने का भाव था कि हमारे भीतर की मनुष्यता बहुत कम है, हमारे भीतर का काला जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें खो जाते हैं। तो वहाँ के किसी आर्टिस्ट ने वो वहाँ पर वो मेमोरियल बनाया, देखने लायक है। कभी भी आप बर्लिन जाएंगे तो उन्होंने प्रायश्चित करना शुरू किया। हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ी चुनौती वो है, मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, राय साहब उस पर बहुत विस्तार से बता सकते हैं, कि वो खा जाएगी हमारे देश को, हमारे समाज को। ग्लोबलाइजेशन की जिस तरीके की प्रोसेस हुई है, अभी बहुत सारे अध्ययन आए हैं। हाल में आपने एक जो बहुत बड़े, जिनको 1-2 साल में नोबेल प्राइज़ मिलेगा, जो आपके फ्रांस के थॉमस पिकेटी करके एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है, जिनकी कैपिटल इन 21st सेंचुरी आई है, उसने कहा है कि न तो समाजों में आर्थिक समानता आई है, न देशों में आई है। और उसने कैटेगोरिकल पूरे 100 साल की हिस्ट्री और खास तरीके से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के बाद के पिछले 30 सालों के आंकड़े दिए हैं। बाद में तो वो किताब गणित की जैसी हो जाती है और मेरे जैसे व्यक्ति के बस की नहीं है, लेकिन उसके जो सार संक्षेप में आप उसको देख सकते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन हमारे जैसे समाजों के लिए ज़बरदस्त तरीके की और हमारे जैसे देशों के लिए भी ज़बरदस्त चुनौती। वो हमारी विविधता को नष्ट कर, वो मोनोकल्चर ऑफ माइंड की सबसे बड़ी प्रवक्ता है। एक तरीके से एक जैसा खाना, एक जैसे कपड़े, हिमालय के संदर्भ में बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि आपके जो कॉमन से हैं वो लूटे जा रहे हैं। वो नदी हो, वो जंगल हो और वो जमीन, उसके विस्तार में जाने की अभी गुंजाइश नहीं है। कॉर्पोरेटाइजेशन एक तरीके से पूरा का पूरा उसका हो गया है। उसके बाद जो कंज्यूमरिज्म आया है, उसने हमें अगले तरीके से हीन बना दिया है, पर निर्भर बना दिया है। हमारी जो एक तरीके से इस तरीके से दमित आकांक्षाएं हैं, उसमें कंज्यूमरिज्म ने एक तरीके से कुछ लोगों के लिए सोने में सुहागा का काम क्या होगा, लेकिन हमारे लिए जिसको कहेंगे कि आग में तेल का काम एक तरीके से हमारे समाज को नष्ट करने में उसने किया हुआ है। और इसी तरीके से जो एक सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम इन्होंने चला दिया है कि हर चीज़ दिल्ली से हो। प्रधानमंत्री ही विदेश मंत्री होगा, प्रधानमंत्री ही वित्त मंत्री होगा, प्रधानमंत्री ही इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति होगा। तो डेमोक्रेसी में कहाँ ऐसा संभव है? डेमोक्रेसी में अगर आप ग्राम गणराज्य तक नहीं आओगे, नीचे तक नहीं आओगे, तो आपका देश चलेगा कैसे? आपकी स्थानीय इकोलॉजी कैसी चलेगी? दिल्ली से चलेगी। गंगा का सुसंचालन, गंगा का सफाई और गंगा का प्रबंधन ऐसे थोड़ी होगा जैसे आप दिल्ली से कर रहे हैं और माता माता कह रहे हैं। कौन सी नदी नहीं है माता? आप बच्चे लोग ये सवाल पूछ सकते हैं अपने बापों से और हमसे कि बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो माँ नहीं है? कौन सा ऐसा जंगल है जो बाप नहीं है आपका? आपके जीने के पूरे संसाधन वहां से आ रहे हैं, मिट्टी जिनके नीचे बिछी हुई है। तो ये जो जबरदस्त तरीके का जो ये सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम आ रहा है, वो न सिर्फ जनतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है, वो भारत की जो पुरानी विरासत रही है उसके भी एक तरीके से पूरी की पूरी तरह से खिलाफ जाता है। और इसी क्रम में माइग्रेशन, जिसके विस्तार में जाने का समय नहीं है अभी, उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि माइग्रेशन ने बहुत सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारे समाज को दिए हैं, लेकिन माइग्रेशन ने बड़ी सीमा तक हमारे समाजों को भीतर से खोखला भी कर दिया है। उसको किस तरीके से देखें? मैं जैसे उत्तराखंड का उदाहरण देता हूँ। आज 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम 1 करोड़ 2 लाख लोग उत्तराखंड में बसते हैं,
आज 2017 में लगभग हम 1,08,9 हो गए होंगे आज 2017 में। तो इस उत्तराखंड से तकरीबन 40 लाख लोग उत्तराखंडी मूल के उत्तराखंड से बाहर हैं। इतना बड़ा आउट माइग्रेशन अगर पूरे हिमालय में कहीं है तो सिर्फ नेपाल में मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा। हिमाचल से आउट माइग्रेशन नहीं। अब जो और आउट माइग्रेशन हो रहे हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप तिब्बती लोगों का आउट माइग्रेशन कैसे देखेंगे, आप चकमा लोगों का आउट माइग्रेशन कैसे देखेंगे, आप पंडितों का, कश्मीर के पंडितों का, बीजेपी की तर्ज पर नहीं, हमारी मानवीय तर्ज पर आप उस माइग्रेशन को कैसे देखेंगे, और इसी तरीके से नेपाल और उत्तराखंड के माइग्रेशन कैसे देखेंगे। एक सीमा तक माइग्रेशन स्वीकार किए जा सकते हैं, क्योंकि आखिर हम एक देश का और एक बड़ी दुनिया का हिस्सा भी हैं। लेकिन माइग्रेशन आपके मूल इलाके को ही नष्ट कर दे, वहाँ के संसाधनों को लूटने दे, तो ऐसा माइग्रेशन नियंत्रित होना चाहिए। उस पर कहीं न कहीं हमारे समाज और हमारी सरकार की ओर से नियंत्रण होना चाहिए, ये मेरे मन में बात आती है। तो ये इस तरीके की मुख्य चुनौतियाँ हैं। रास्ते मेरे पास नहीं, रास्ते तो हमारे साथी लोग बता सकते हैं जिनके ज़्यादा तजुर्बे हैं, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि सुसंगठित प्रतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी वाला रास्ता नहीं हो सकता है, वो बड़ी फतह आपको नहीं ला सकता है। मेरे मामूली से दिमाग में ये बात आती है। मिट्टी की हिफाजत एक बड़ा तर्क दिया जा सकता है हिमालय के संदर्भ में। मिट्टी बचेगी तो समाज बचेगा, मिट्टी बचेगी तो पूरा उत्तरी भारत का, जिसको कहेंगे कि पूरा तंत्र बचेगा, ऐसा मेरे मन में आता है। और जन आंदोलन ही एक तरीके से रास्ता सुझाते हैं, मेरे मन में आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के और हिमालय के जन आंदोलनों ने ही जितनी यहाँ की हिफाजत की है। कश्मीर हमारा पार्ट नहीं होता है कश्मीर, अगर शेख अब्दुल्ला ने उसमें बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रोल अदा नहीं किया होता, अगर नॉर्थ ईस्ट के समाजों ने उसमें समन्वय की प्रक्रिया नहीं दिखाई होती, लाल डंगा से लेके फिजो तक आप सबको दे दीजिए, जो जबरदस्त तरीके के रिबेलियल एक तरीके से रिबेलियस लीडर्स थे, उन्होंने किस तरीके से अपने समाजों को इस भारत देश में आने दिया। लेकिन आज भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, अगर आप कश्मीर में जाते हो, आप देखते हो कि हिमालय के हिस्से तो कभी अशांत ही बने हुए हैं, कभी शांति ही नहीं बने। 1947 कश्मीर में जब ये हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में आपको तो हर बार एक भय लगता है जब उत्तरी भारत से आप वहाँ जाते हो, और आपका भय जबरदस्त तरीके से बना रहता है। तो जन आंदोलनों ने न सिर्फ हमें तमीज़ दी है, बल्कि पूरे हिमालय को समझने की प्रक्रिया दी है। उत्तराखंड के जन आंदोलन हो और जगह के जन आंदोलन हो, जब 1968 में हार्डिंग्स ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स लिख रहे थे, जो इकोलॉजी का एक सूत्र माना गया था, हमारे यहाँ 67 में चिपको आंदोलन की प्रारंभिक शुरुआत हो। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी अंडरग्राउंड लड़ाइयाँ समझौतों के तहत आ रही थी, ताकि वो अपने यहाँ जनतंत्र और वोट का तंत्र कर सके। हालांकि समाधान वहाँ भी अभी नहीं आ पाए। एक आसाम को आपने 6 प्रांतों में बांट दिया, फिर 7वां प्रांत ले दिया, फिर आपने सिक्किम को हस्तगत कर लिया, उसके बाद भी समाधान बने हुए। राज्य बनाना अपने आप में समाधान नहीं है। उत्तराखंड इसका नहीं तो सबसे बड़ा उदाहरण था। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। मैं देख रहा था कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया, उत्तराखंड के वो प्रबुद्ध लोग जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, लेकिन जो उत्तराखंड के अलग व्यक्तित्व को, भौगोलिक व्यक्तित्व की कदर करते थे, उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया था उसमें पहला ही वाक्य था कि वी वांट सेपरेशन बट नॉट आइसोलेशन। ये उस समझदारी का प्रतीक था, क्योंकि हमें इस बड़े भारत देश में भी रहना है। एट द सेम टाइम हमें अपने रीजन की आइडेंटिटी भी कहनी है, तो हम कश्मीर के साथ और नॉर्थ ईस्ट के साथ वैसा नहीं करते। उत्तराखंड जैसे प्रांत तो मेन स्ट्रीम में इतना ज़्यादा है कि वो कभी उनके लिए प्लस हो जाता है, कभी वो उनके लिए माइनस हो जाता है। माइनस इस अर्थ में होता है कि आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कभी इमर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि उस तरीके का सोच नहीं बना है जो लोकलिज्म को करता हो। इवन जो नेटिविटी को आगे एक्सप्लोर करता हो, बढ़ाता हो, वो भी हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे अभी। यहाँ ये दोनों ही राष्ट्रीय जल जो है जनता की छातियों पर मूंग दलेंगे अपने अपनी तरफों पर। दोनों की नीतियों में बहुत फ़र्क नहीं है, दोनों के लूट के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, और दोनों की निर्ममता में एक तरीके से कोई फ़र्क नहीं है, और स्टेट सिस्टम का वो इस तरीके का बाजा इस्तेमाल करेंगे। तो अंत में यही बात आती है कि जन हिमालय के संदर्भ में बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि आपके जो कॉमन्स हैं वो लूटे जा रहे हैं। वो नदी हो, वो जंगल हो, और वो जमीन, उसके विस्तार में जाने की अभी गुंजाइश नहीं है। कॉर्पोरेटाइजेशन एक तरीके से पूरा का पूरा उसका हो गया है। उसके बाद जो कंज्यूमरिज्म आया है, उसने हमें अगले तरीके से हीन बना दिया है, पर निर्भर बना दिया है। हमारी जो एक तरीके से इस तरीके से दमित आकांक्षाएँ हैं, उसमें कंज्यूमरिज्म ने एक तरीके से कुछ लोगों के लिए सोने में सुहागा का काम किया होगा, लेकिन हमारे लिए जिसको कहेंगे कि आग में तेल का काम एक तरीके से हमारे समाज को नष्ट करने में उसने किया हुआ है। और इसी तरीके से जो एक सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम इन्होंने चला दिया है कि हर चीज़ दिल्ली से हो। प्रधानमंत्री ही विदेश मंत्री होगा, प्रधानमंत्री ही वित्त मंत्री होगा, प्रधानमंत्री ही इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति होगा।
तो डेमोक्रेसी में कहाँ ऐसा संभव है? डेमोक्रेसी में अगर आप गांव, ग्राम, गणराज्य तक नहीं आओगे, नीचे तक नहीं आओगे, तो आपका देश चलेगा कैसे? आपकी स्थानीय इकोलॉजी कैसी चलेगी? दिल्ली से छोड़िए, गंगा का सुसंचालन, गंगा का सफाई और गंगा का प्रबंधन ऐसे थोड़ी होगा जैसे आप दिल्ली से कर रहे हैं और माता माता कह रहे हैं। कौन सी नदी नहीं है माता? आप बच्चे लोग ये सवाल पूछ सकते हैं अपने बापों से और हमसे कि बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो माँ नहीं है? कौन सा ऐसा जंगल है जो बाप नहीं है आपका? आपके जीने के पूरे संसाधन वहां से आ रहे हैं, मिट्टी जिनके नीचे बिछी हुई है। तो ये जो जबरदस्त तरीके का जो ये सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम आ रहा है, वो न सिर्फ जनतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है, वो भारत की जो पुरानी विरासत रही है उसके भी एक तरीके से पूरी की पूरी तरह से खिलाफ जाता है। और इसी क्रम में माइग्रेशन, जिसके विस्तार में जाने का समय नहीं है अभी, उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि माइग्रेशन ने बहुत सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारे समाज को दिए हैं, लेकिन माइग्रेशन ने बड़ी सीमा तक हमारे समाजों को भीतर से खोखला भी कर दिया है। उसको किस तरीके से देखें? मैं जैसे उत्तराखंड का उदाहरण देता हूँ। आज 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम 1 करोड़ 2 लाख लोग उत्तराखंड में बसते हैं, आज 2017 में लगभग हम 1 करोड़ 8-9 लाख हो गए होंगे आज 2017 में। तो इस उत्तराखंड से तकरीबन 40 लाख लोग उत्तराखंडी मूल के उत्तराखंड से बाहर हैं। इतना बड़ा आउट माइग्रेशन अगर पूरे हिमालय में कहीं है तो सिर्फ नेपाल में मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा। हिमाचल से आउट माइग्रेशन नहीं। अब जो और आउट माइग्रेशन हो रहे हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप तिब्बती लोगों का आउट माइग्रेशन कैसे देखेंगे, आप चकमा लोगों का आउट माइग्रेशन कैसे देखेंगे, आप पंडितों का, कश्मीर के पंडितों का, बीजेपी की तर्ज पर नहीं, हमारी मानवीय तर्ज पर आप उस माइग्रेशन को कैसे देखेंगे, और इसी तरीके से नेपाल और उत्तराखंड के माइग्रेशन कैसे देखेंगे। एक सीमा तक माइग्रेशन स्वीकार किए जा सकते हैं, क्योंकि आखिर हम एक देश का और एक बड़ी दुनिया का हिस्सा भी हैं, लेकिन माइग्रेशन आपके मूल इलाके को ही नष्ट कर दे, वहाँ के संसाधनों को लूटने दे, तो ऐसा माइग्रेशन नियंत्रित होना चाहिए। उस पर कहीं न कहीं हमारे समाज और हमारी सरकार की ओर से नियंत्रण होना चाहिए, ये मेरे मन में बात आती है। तो ये इस तरीके की मुख्य चुनौतियाँ हैं। रास्ते मेरे पास नहीं, रास्ते तो हमारे साथी लोग बता सकते हैं जिनके ज़्यादा तजुर्बे हैं, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि सुसंगठित प्रतिरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी वाला रास्ता नहीं हो सकता है, वो बड़ी फतह आपको नहीं ला सकता है। मेरे मामूली से दिमाग में ये बात आती है। मिट्टी की हिफाजत एक बड़ा तर्क दिया जा सकता है हिमालय के संदर्भ में। मिट्टी बचेगी तो समाज बचेगा, मिट्टी बचेगी तो पूरा उत्तरी भारत का, जिसको कहेंगे कि पूरा तंत्र बचेगा, ऐसा मेरे मन में आता है। और जन आंदोलन ही एक तरीके से रास्ता सुझाते हैं, मेरे मन में आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के और हिमालय के जन आंदोलनों ने ही जितनी यहाँ की हिफाजत की है। कश्मीर हमारा पार्ट नहीं होता है। कश्मीर अगर शेख अब्दुल्ला ने उसमें बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रोल अदा नहीं किया होता, अगर नॉर्थ ईस्ट के समाजों ने उसमें समन्वय की प्रक्रिया नहीं दिखाई होती, लाल डंगा से लेके फिजो तक आप सबको दे दीजिए, जो जबरदस्त तरीके के रिबेलियल एक तरीके से रिबेलियस लीडर्स थे, उन्होंने किस तरीके से अपने समाजों को इस भारत देश में आने दिया। लेकिन आज भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, अगर आप कश्मीर में जाते हो, आप देखते हो कि हिमालय के हिस्से तो कभी अशांत ही बने हुए हैं, कभी शांति ही नहीं बने। 1947 कश्मीर में जब भी हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में आपको तो हर बार एक भय लगता है जब उत्तरी भारत से आप वहाँ जाते हो, और आपका भय जबरदस्त तरीके से बना रहता है। तो जन आंदोलनों ने न सिर्फ हमें तमीज़ दी है, बल्कि पूरे हिमालय को समझने की प्रक्रिया दी है। उत्तराखंड के जन आंदोलन हो और जगह के जन आंदोलन हो, जब 1968 में हार्डिंग्स ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स लिख रहे थे, जो इकोलॉजी का एक सूत्र माना गया था, हमारे यहाँ सब्सिडिशन में चिपको आंदोलन की प्रारंभिक शुरुआत हुई। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी अंडरग्राउंड लड़ाइयाँ समझौतों के तहत आ रही थी, ताकि वो अपने यहाँ जनतंत्र और वोट का तंत्र कर सके। हालांकि समाधान वहाँ भी अभी नहीं आ पाए। एक आसाम को आपने 6 प्रांतों में बांट दिया, फिर 7वां प्रांत ले दिया, फिर आपने सिक्किम को हस्तगत कर लिया, उसके बाद भी समाधान बने हुए। राज्य बनाना अपने आप में समाधान नहीं है। उत्तराखंड इसका नहीं तो सबसे बड़ा उदाहरण था। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। मैं देख रहा था कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया, उत्तराखंड के वो प्रबुद्ध लोग जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, लेकिन जो उत्तराखंड के अलग व्यक्तित्व को, भौगोलिक व्यक्तित्व की कदर करते थे, उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया था उसमें पहला ही वाक्य था कि वी वांट सेपरेशन बट नॉट आइसोलेशन। ये उस समझदारी का प्रतीक था, क्योंकि हमें इस बड़े भारत देश में भी रहना है। एट द सेम टाइम हमें अपने रीजन की आइडेंटिटी भी कहनी है, तो हम कश्मीर के साथ और नॉर्थ ईस्ट के साथ वैसा नहीं करते। उत्तराखंड जैसे प्रांत तो मेन स्ट्रीम में इतना ज़्यादा है कि वो कभी उनके लिए प्लस हो जाता है, कभी वो उनके लिए माइनस हो जाता है। माइनस इस अर्थ में होता है कि आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कभी इमर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि उस तरीके का सोच नहीं बना है जो लोकलिज्म को करता हो। इवन जो नेटिविटी को आगे एक्सप्लोर करता हो, बढ़ाता हो, वो भी हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ ये दोनों ही राष्ट्रीय जल जो है
जनता की छातियों पर मूंग दलेंगे अपने अपनी तरफों पर। दोनों की नीतियों में बहुत फ़र्क नहीं है, दोनों के लूट के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है, और दोनों की निर्ममता में एक तरीके से कोई फ़र्क नहीं है, और स्टेट सिस्टम का वो इस तरीके का बाजा इस्तेमाल करेंगे। तो अंत में यही बात आती है कि जन आंदोलन रास्ते हैं, जो आप यहाँ कर रहे हैं वो छोटे छोटे रास्ते हैं जो बड़े रास्तों में तब्दील हो सकते हैं। और कुछ कहने को नहीं है। मैं आप सबका इस धैर्य के लिए धन्यवाद देता हूँ।